हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2030 तक दुनिया भर के कुछ शहरों में पीने का पानी समाप्त हो जाएगा। भारत के कई शहरों को भी इसी तरह का भविष्य देखना होगा। हमारे पूर्वजों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि पीने का पानी बोतलों में बेचा जाएगा। इस जल संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम इंसान इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं? क्या हमें कुछ करने के लिए सरकार पर निर्भर रहना चाहिए? क्या हम इसे कम से कम अपने शहर में होने से रोक सकते हैं? और इसे रोकने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से कैसे योगदान दे सकते हैं? ऐसे कई सवाल होंगे जो आपके भी मन में आ रहे होंगे। आज के वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक खारा पानी और दूसरा ताज़ा मीठा पानी। खारा पानी महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है। यह पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97.5% है। यह समुद्री घास, शार्क और व्हेल जैसे जीवों का निवास स्थान है। खारे पानी में नमक और खनिजों का उच्च स्तर होता है, जबकि ताज़े मीठे पानी में नमक और खनिजों का स्तर बहुत कम होता है। ताज़ा मीठा पानी झीलों, नदियों और ग्लेशियरों जैसे जल निकायों में पाया जाता है। यह पृथ्वी पर कुल पानी का केवल 2.5% है। यह जल, लिली, कीड़े और उभयचर एम्फिबियन जैसे जीवों का निवास स्थान है। हम इंसान पूरी तरह से ताज़े मीठे पानी पर निर्भर हैं। इसीलिए हमें इस सीमित मात्रा में उपलब्ध ताज़े मीठे पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु और पर्यावरणीय खतरों का बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। दुनिया भर में 1/3 से अधिक बच्चे वर्तमान में पानी की कमी से जूझ रहे हैं। आइए दुनिया भर के शहरों की वर्तमान स्थिति को देखें। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन पिछले साल तब चर्चा में आई थी, जब शहर की स्थानीय सरकार ने 14 अप्रैल 2023 के बाद पानी की आपूर्ति करने में असमर्थता स्वीकार की थी और पर्यटकों सहित 10 लाख लोगों के नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के दक्षिणी भाग में स्थित बेंगलोर शहर को भारत की सिलिकॉन वैली या भारत का आईटी हब भी कहा जाता है। इस साल बेंगलुरु में शहर के 13,900 सार्वजनिक बोरवेलों में से 6,900 सूख गए हैं। शहर भर के जल शोधन संयंत्र या तो बंद हैं या उनमें लंबी कतारें लग रही हैं। जल संकट इस स्तर पर पहुंच गया है कि बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड ने वाहनों को धोने या बागवानी के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर प्रवाह अवरोधक स्थापित किए हैं और बोरवेल खोदने के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी है। लोग सरकार और कंपनियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें, ताकि पानी की समस्या हल होने तक कर्मचारी अपने अपने होमटाउन वापस जा सकें। इजिप्ट की राजधानी कायरो नील नदी के तट पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इजिप्ट सालाना लगभग 7 अरब घन मीटर पानी की कमी का सामना कर रहा है और देश में 2025 तक पानी समाप्त हो सकता है। इजिप्ट पहले ही पानी की कमी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित सीमा को पार कर चुका है और खतरनाक रूप से पूर्ण पानी की कमी के करीब पहुंच गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 500 क्यूबिक मीटर से कम पानी के रूप में परिभाषित किया गया है। पानी की कमी और खारे पानी की घुसपैठ अन्य जलवायु परिवर्तन संकेतकों के कारण इजिप्ट के कृषि उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की आपूर्ति पर विनाशकारी प्रभाव डालने का खतरा है। अलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन प्रक्रियाओं का निर्माण महंगा है और नील नदी में छोड़े गए जहरीले प्रदूषकों के कारण यह और भी जटिल हो गया है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन को अगले 10 वर्षों के भीतर पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई धाराएं जो उत्तरी लंदन को पानी की आपूर्ति करती हैं, पूरी तरह से सूख गई हैं और अन्य धाराएं सामान्य प्रवाह दरों के केवल 25% पर आपूर्ति कर रही हैं, जबकि उपभोक्ता मांग बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि लंदन 9.7 मिलियन यानी 97 लाख से अधिक निवासियों के साथ इंग्लैंड में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हालांकि सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में आपको हर दिन मीलों पैदल चलकर पीने का पानी लाते हुए सैकड़ों महिलाएं और बच्चे दिख जाएंगे। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे घर में पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो रही है और हमें इसे एक विशेषाधिकार के रूप में सोचना चाहिए। इसलिए
हम सभी को पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करके और पानी की हर बूंद को बचाकर अपना योगदान देना चाहिए। अगर हम सब मिलकर ये छोटे छोटे कदम उठाएं तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो आइए हम युद्ध स्तर पर कुछ कड़े कदम उठाएं और बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए इसे एक जन आंदोलन बनाएं। यदि हमने तत्काल आधार पर ऐसे कड़े कदम नहीं उठाए तो इसके परिणामस्वरूप हमारा शहर भी जल संकट की चपेट में आ सकता है। वर्षा जल संचयन बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल को संग्रहित करता है। विडंबना यह है कि कई राज्यों को मानसून के दौरान जलजमाव का सामना करना पड़ता है। क्या हो अगर हम इस पानी का उपयोग भूजल को रिचार्ज करने और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कर सकें? वर्षा जल संचयन का अर्थ ही यही है, जहां बारिश गिरती है उसे वहीं संग्रहित कर भूजल को रिचार्ज करना और बाद में उसका उपयोग करना। वर्षा भगवान का एक उपहार है जो हमें स्वच्छ जल प्रदान करता है, इसलिए हमें इस अनमोल पानी को नाले में जाने से रोकना चाहिए। चूंकि बारिश होने में कुछ ही सप्ताह बाकी हैं, इसलिए वर्षा जल संचयन के लिए हमारी तैयारियों पर गौर करने का यह सही समय है। जैसे जैसे शहरों का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है। स्थानीय सरकार सभी निवासियों को पाइप से पानी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए निवासी बोरवेल खुदवाने के लिए मजबूर हैं। कृषि या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी प्राप्त करने के लिए भी बोरवेल खोदे जाते हैं। तकनीकी प्रगति ने बोरवेल खोदना बहुत आसान बना दिया है। जैसे जैसे बोरवेलों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जल स्तर और नीचे जा रहा है, लेकिन इन बोरवेलों को रिचार्ज करने की चिंता किसी को नहीं है। गांवों में बहुत सारे तालाब होते हैं जो आम तौर पर गांवों में सबसे निचले स्तर पर स्थित होते हैं, ताकि बारिश का पानी इन तालाबों में जमा हो सके। ये तालाब न केवल उनके दैनिक कार्यों के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, बल्कि ये गांव में पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुओं को भी रिचार्ज करते हैं। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, बाहरी इलाके के गांव शहर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इन जमीनों पर एकल और बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। तालाब भर दिए जाते हैं और उसकी जगह इमारतें खड़ी हो जाती हैं। चूंकि तालाब निचले इलाकों में थे और सड़कें भी कंक्रीट की बनी हुई हैं, इसलिए बारिश का पानी धरती के अंदर नहीं समा पाता है। इसलिए इन निचले इलाकों में जल जमाव हो जाता है। सबसे अच्छा समाधान यही है कि बारिश के पानी को सीवेज में मिलाने के बजाय भूजल को रिचार्ज करने के लिए उपयोग किया जाए। सरकार सभी भवनों में वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य कर सकती है। वर्षा जल संचयन करने वाले व्यक्तियों को उनके गृहकर हाउस टैक्स में छूट दी जा सकती है। सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के बाद बिल्डरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई इमारतों में छत के वर्षा के पानी का संचयन किया जाए और उचित उपयोग के लिए चैनलाइज और संग्रहित किया जाए। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम यह जांचें कि हमारी बिल्डिंग में इसे लागू किया गया है या नहीं। हम हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते। पुरानी बिल्डिंग के मामले में यह बिल्डिंग के मालिक की जिम्मेदारी है और बहुमंजिला बिल्डिंग के मामले में यह सोसाइटी एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि छत के वर्षा के पानी का संचयन किया जाए और उसे चैनलाइज किया जाए और उचित उपयोग के लिए संग्रहित किया जाए, भले ही हमारे पास बोरवेल हो या नहीं। यदि हमारे यहाँ वर्षा होती है तो हमें ईश्वर का आभारी होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे स्थान भी हैं जहाँ बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। वर्षा हमारे लिए ईश्वर का एक उपहार है। वर्षा का पानी पानी का सबसे स्वच्छ रूप है और हमें इसका महत्व समझना चाहिए। हर साल हम सूखे के कारण किसानों की आत्महत्या की खबरें पढ़ते और सुनते हैं। हमारे पूर्वज काफी बुद्धिमान थे, क्योंकि वे गांवों के निचले इलाकों में तालाब खुदवाते थे, जिससे न केवल पशुओं और कृषि के लिए पानी मिलता था, बल्कि गांव के कुओं को भी चार्ज करने में सहायता मिलती थी, जिनका उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता था। बरसात के मौसम में बारिश का पानी इन तालाबों या झीलों में जमा होता था, जो पूरे साल पानी का स्रोत थे। हमारे देश में ऐसी भी जगहें हैं जहां लोगों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें पर्याप्त जल आपूर्ति का आशीर्वाद मिला है। पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करके हर बूंद को बचाकर अपना योगदान दें। ये छोटे छोटे उपाय बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हर बूंद मायने रखती है। यह हम सभी के लिए जागने की घड़ी है। तत्काल हमें जल संचय के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा हमारा शहर भी जल संकट की चपेट में आ सकता है। तो आइए हम युद्ध स्तर पर कड़े कदम उठाएं और बहुमूल्य पानी के संरक्षण के लिए इसे एक जन आंदोलन बनाएं और अपने शहर को जल संकट से बचाएं। भारत में
वर्षा जल संचयन के बारे में तथ्य। गृहकर में अधिभार के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने वाला इलाहाबाद उत्तर भारत का पहला शहर बन गया। नियम के मुताबिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाले भवनों में हाउस टैक्स में 2% की छूट दी जाती है, लेकिन यदि घरों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अतिरिक्त अधिभार लगाया जा सकता है और हाउस टैक्स बढ़ जाता है। सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों के भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली होनी चाहिए। दिल्ली में दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के अधिसूचित क्षेत्रों और फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे आसपास के क्षेत्रों में सभी संस्थानों और आवासीय कॉलोनियों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने भी कई इलाकों में ट्यूबवेल खोदने पर रोक लगा दी है। कुछ राज्य वर्षा जल संचयन करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार कठोर चट्टानों और जलोढ़ क्षेत्रों दोनों में भूजल स्तर में कमी आई है। अत्यधिक उत्खनन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में हैं। पारंपरिक जल संचयन विधियां, जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम करती थी, या तो गायब हैं या उन्हें छोड़ दिया गया है। देश के कुछ हिस्सों जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में भंडारण या स्थिर भूजल संसाधन भी सीमित है और भूजल स्तर में कमी के परिणामस्वरूप भूजल सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। कई शहरों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग, उद्योगों और शहरी सीवरेज से निकलने वाले अपशिष्टों के अंधाधुंध निस्तारण यानी इंडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंस के कारण भूजल दूषित हो गया है। सतही जल अर्थात नदी जल का उपयोग पूरे वर्ष नहीं किया जा सकता क्योंकि गर्मियों के दौरान कई नदियां सूख जाती हैं। भूजल संग्रहण संरचनाएं 1982 में 58,75,909 से बढ़कर 2001 में 1,85,03,267 हो गई है। जिस गति से भूजल निकाला जा रहा है उस गति से उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। जल शोधक यंत्र 1 लीटर शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए औसतन लगभग 3 लीटर पानी बर्बाद करता है। इसलिए हमें इस अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए हमें पहले इसे संग्रहित करना होगा ताकि बाद में इसका उपयोग किया जा सके। यदि आपकी दैनिक पीने के पानी की आवश्यकता 25 लीटर है, तो जल शोधक लगभग 75 लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति में आपको लगभग 80 से 100 लीटर की क्षमता वाली बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। 1200 से 1500 ppm TDS स्तर वाले इस अपशिष्ट जल का उपयोग कार या किसी अन्य वाहन को धोने के लिए सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। हालांकि यदि TDS स्तर अधिक है तो आप TDS स्तर को कम करने के लिए इसमें सामान्य नल का पानी मिला सकते हैं। इस अपशिष्ट जल का उपयोग आपके किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में आपके पौधों को पानी देने के लिए भी किया जा सकता है। यदि आप नगर निगम के पानी का उपयोग कर रहे हैं जिसमें TDS का स्तर आमतौर पर कम होता है तो इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आप शुरुआत में 20 से 25 दिनों के लिए कुछ पौधों पर इसका उपयोग शुरू कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि वे कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इससे आपको बेहतर समझ मिलेगी कि कौन से पौधे अपशिष्ट जल पर बेहतर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आम तौर पर बागवानी के लिए 2000 ppm तक TDS स्तर की अनुमति है। आपको अपशिष्ट जल में सोडियम स्तर की भी जांच करनी चाहिए, जो 60% से कम होना चाहिए। यदि संभव हो तो अपशिष्ट जल में अकार्बनिक और रासायनिक अशुद्धियों की उपस्थिति का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। 2000 ppm से कम TDS स्तर का यह अपशिष्ट जल आपके बर्तन धोने के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है क्योंकि आमतौर पर RO प्यूरीफायर किचन में ही रखा होता है। 2000 ppm से कम TDS स्तर वाले इस अपशिष्ट जल का उपयोग फर्श को पोंछने में आसानी से किया जा सकता है। शौचालयों को फ्लश करने में प्रत्येक फ्लश में आमतौर पर 8 से 9 लीटर साफ पानी बर्बाद होता है। स्वच्छ जल की इस बर्बादी को कम करने के लिए अपशिष्ट जल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको कभी भी इस RO अपशिष्ट जल का उपयोग आपकी कार की बैटरी में नहीं करना चाहिए। एयर कंडीशनर द्वारा निकाला गया पानी मनुष्यों या पालतू जानवरों के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें हवा से अशुद्धियां हो सकती हैं। हालांकि इस महत्वपूर्ण संसाधन की बर्बादी को कम करने के लिए एयर कंडीशनर से निकलने वाले अपशिष्ट जल का अभी भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले इसकी स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है। सामान्यतः यह साफ पानी होता है, हालांकि
यदि आपका एयर कंडीशनर खराब हो गया है तो यह थोड़ा गंदा हो सकता है। एक 7 से 8 घंटे तक चलने वाले 1 टन क्षमता वाले एयर कंडीशनर में लगभग 8 से 10 लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एक सेंट्रल एयर कंडीशनर से निकलने वाले पानी की मात्रा प्रतिदिन 75 लीटर तक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेंट्रल एयर कंडीशनर यूनिट कितनी देर तक चलता है और हवा में कितनी नमी है। एयर कंडीशनर के अपशिष्ट जल का उपयोग पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम से पानी के संभावित उपयोग के लिए कोलंबिया के सांता मार्टा में मैग्डेलेना विश्वविद्यालय में किए गए शोध के निष्कर्षों ने निर्धारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भौतिक और रासायनिक विशेषताएं पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त थीं। हालांकि यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। नतीजतन इसकी गुणवत्ता इसे पौधों और बगीचों की सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाती है, बिना उनके विकास को कोई नुकसान पहुंचाए। एयर कंडीशनिंग से निकलने वाला अपशिष्ट जल घरेलू सफाई में उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि यह कपड़े या बर्तन धोने के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग फर्श साफ करने और पोछा धोने के लिए किया जा सकता है। यह बाथरूम, खिड़की के शीशे और बाहरी दीवारों के लिए भी उपयोगी है। इसका उपयोग शौचालय को फ्लश करने के लिए भी किया जा सकता है। हर एक फ्लश लगभग 8 से 9 लीटर पीने योग्य पानी नाली में बहा देता है। इसलिए स्वच्छ जल की बर्बादी को कम करने के लिए एयर कंडीशनर से निकलने वाले अपशिष्ट जल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। आजकल कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन काफी आम हो गई है। क्या आप जानते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन में पानी की कितनी खपत होती है? प्रति धुलाई पानी की खपत आपके द्वारा उपयोग की जा रही मशीन के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। वास्तविक मात्रा वॉशिंग मशीन के उपयोगकर्ता मैनुअल में दी होती है। हालांकि प्रत्येक प्रकार की वॉशिंग मशीन के लिए आवश्यक पानी की अनुमानित मात्रा होती है। एक पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड मशीन प्रति वॉश 80 लीटर पानी का उपयोग करती है, जबकि एक पूरी तरह से स्वचालित टॉप लोड मशीन प्रति वॉश 140 लीटर पानी का उपयोग करती है, जबकि एक सेमी स्वचालित मशीन प्रति धुलाई में 120 लीटर पानी का उपयोग करती है। इस अपशिष्ट जल का उपयोग फर्श को पोंछने या अपने वाहनों को धोने के लिए आसानी से किया जा सकता है। इसका उपयोग शौचालयों को फ्लश करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रत्येक फ्लश में आमतौर पर 8 से 9 लीटर साफ पानी बर्बाद होता है। इसलिए स्वच्छ जल की बर्बादी को कम करने के लिए इस अपशिष्ट जल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। भारत में वर्षा जल संचयन प्रणालियों का इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों ने पानी के संरक्षण और निकासी के लिए ईंट और रिंग कुओं की शुरुआत की। पंड्या, चेरा और चोला राजवंशों के दौरान झील और कुओं से सिंचाई की तकनीकें बड़े पैमाने पर विकसित की गईं। कावेरी और वैगई नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाए गए। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन के लिए बड़े पैमाने पर टंकियों का निर्माण भी किया गया। वर्ष 985 से 1205 के दौरान चोला काल में उन्नत सिंचाई प्रणालियों की शुरुआत हुई, जिससे दक्षिण क्षेत्र में समृद्धि आई। वर्ष 1000 से 1200 के दौरान राजपूत राजवंश ने उत्तरी भारत में सिंचाई कार्यों को बढ़ावा दिया। 647 वर्ग किलोमीटर भोपाल झील का निर्माण राजा भोज के शासनकाल में हुआ था। पूर्वी भारत में वर्ष 760 से 1100 के दौरान पाल और सेन राजाओं ने अपने साम्राज्य में कई बड़ी टंकियां और झीलें बनवाईं। गुजरात राज्य विभिन्न राजाओं द्वारा बनवाए गए कई बावड़ियों का दावा करता है, जिनका निर्माण सूखे के समय पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। वे वास्तुकला और प्रौद्योगिकी के अद्वितीय संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि सूर्य की किरणें सीधे कुएं पर नहीं पड़ती, इसलिए वाष्पीकरण नियंत्रित होता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्राकृतिक फर्श के कारण बावड़ी का पानी फिल्टर होकर ताज़ा रहता है। कल्हन की राजतरंगिणी कश्मीर में 12वीं शताब्दी में विकसित सिंचाई प्रणालियों का विस्तृत विवरण देती है। वर्ष 1336 से 1548 के दौरान दक्षिण में विजयनगर राजाओं ने पानी के भंडारण के लिए बड़ी और छोटी टंकियों के निर्माण में गहरी रुचि ली। वर्ष 1351 से 1388 के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने वर्तमान हरियाणा और राजस्थान के शुष्क भूमि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। शाहजहां ने कई नहरें बनवाईं, जिनमें से प्रमुख है बड़ी दोआब या हसली नहर। सरकार से अनुरोध है कि भारत की स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता के विजेता का निर्धारण करने के लिए वर्षा जल संचयन को एक मानदंड के रूप में शामिल किया जाए।
वैश्विक स्तर पर भी जैसे कार्बन फुटप्रिंट अंकों की गणना प्रत्येक देश के लिए की जाती है, उसी तरह वर्षा जल संचयन अंकों की गणना भी प्रत्येक देश के लिए की जानी चाहिए। ड्रिप सिंचाई प्रणाली को ब्रोकोली, गोभी, फूल गोभी, ककड़ी, बैंगन, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और तरबूज इत्यादि की फसलों के लिए विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसे हमारे किचन गार्डन में भी लागू किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई से न केवल पानी बचता है, बल्कि जब हम शहर से बाहर जाते हैं तो हमें अपने पौधों को पानी देने के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी बिल्डरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरों से वाटर प्यूरिफायर, एयर कंडीशन और वॉशिंग मशीन से निकलने वाले अपशिष्ट जल के भंडारण के लिए प्रत्येक घर में एक अलग टंकी उपलब्ध कराने के लिए कहें और शौचालयों को फ्लश करने के लिए इस टंकी से अलग पाइप कनेक्शन भी दें। इस टंकी को भरने के लिए वाटर प्यूरिफायर, एयर कंडीशन और वॉशिंग मशीनों के अपशिष्ट जल का उपयोग किया जा सकता है। चूंकि प्रत्येक फ्लश में आमतौर पर 8 से 9 लीटर साफ पानी बर्बाद होता है, प्रत्येक घर में अपशिष्ट जल के लिए अलग टंकी की इस अवधारणा का उपयोग करके हम शौचालय को फ्लश करने में साफ पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। कुछ देशों में ग्रे वाटर की अवधारणा भी जोर पकड़ रही है। ग्रे वाटर सिंक और शावर से उपयोग करने के बाद निकलने वाला पानी होता है, जिसे शौचालयों को फ्लश करने जैसे कार्यों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये तकनीकें नल के जल पर निर्भरता को काफी कम कर सकती हैं। जर्मनी में अनावश्यक सतह ढकने के लिए, जिस वजह से वर्षा जल जमीन में रिसने के बजाय सीवेज में मिल जाता है, उस संपत्ति पर वर्षा कर, रेन टैक्स एकत्र किया जाता है। अभी हम सबको मिलकर जल निकायों को पुनर्जीवित करने, बोरवेलों को रिचार्ज करने, वर्षा जल संचयन को लागू करने और जहां तक संभव हो पुनर्चक्रित पानी का उपयोग करने के लिए बहुआयामी रणनीति लागू करने के लिए एक जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। सरकार की भूमिका। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मार्गदर्शन के लिए मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 जारी किया गया है, जिसमें वर्षा जल संचयन पर एक अध्याय है। अब तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्षा जल संचयन प्रावधानों को अपनाया है, जिसके अनुसार वर्षा जल संचयन का प्रावधान 100 वर्ग मीटर से ऊपर के सभी आवासीय भूखंडों पर लागू है। वर्षा जल संचयन नीति का कार्यान्वयन राज्य सरकार या शहरी स्थानीय निकाय या शहरी विकास प्राधिकरण के दायरे में आता है। भूजल के अत्यधिक दोहन और इसके परिणामस्वरूप होने वाली कमी को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक मॉडल विधेयक प्रसारित किया है, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है। अब तक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून को अपनाया और लागू किया है। देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) का गठन किया गया है। CGWA देश में उद्योगों या बुनियादी ढांचे या खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निकासी को विनियमित कर रहा है, जिसके लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करते समय वर्षा जल संचयन को एक प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है। जल राज्य का विषय होने के कारण देश में संरक्षण और जल संचयन सहित जल प्रबंधन पर पहले मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,18,260 वर्ग किलोमीटर में से 4,48,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कृत्रिम पुनर्भरण के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार की भूमिका। भारतीय राज्य तमिलनाडु वर्षा जल संचयन में एक अग्रणीय राज्य रहा है, जिसने 2003 से ही सभी इमारतों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया है। राज्य सरकार की वेबसाइट के अनुसार नगर पंचायतों की 23.92 लाख सरकारी, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इमारतों में से 22.94 लाख में वर्षा जल संचयन की सुविधा है। असम राज्य में गुवाहाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक की इमारतों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है। गुजरात राज्य में महानगरीय क्षेत्रों ने नियमों को अधिसूचित किया है, जिसके तहत वर्षा जल संचयन संरचनाओं के अभाव में किसी भी नई इमारत योजना को मंजूरी नहीं दी जाती है। दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के लिए छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को अपने परिसरों में
वर्षा जल संचयन अपनाने की सलाह दी है। सभी सरकारी विभागों से वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण वेस्ट वाटर रिसाइकल प्रणाली अपनाने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में संयुक्त वर्षा जल संचयन या रिचार्जिंग प्रणाली के लिए पाइपों के अलग नेटवर्क के साथ सभी नई आवास योजनाओं, भवनों, समूह आवास योजनाओं के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है। नए और पुराने दोनों सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। 20 एकड़ और उससे अधिक की आवासीय योजनाओं के लिए कुल प्रस्तावित क्षेत्र के 5% में तालाब और जल निकाय विकसित करना अनिवार्य है। त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा बिल्डिंग नियम 2004 के अनुसार सभी प्रकार के उपयोग और किसी भी आकार के समूह आवास में 300 वर्ग मीटर से अधिक प्लिंथ क्षेत्र वाले सभी नए भवनों में जल संचयन अनिवार्य है। हमें आशा है कि अन्य राज्य सरकारें भी इसका अनुसरण करेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि हम इस वीडियो में चर्चा के अनुसार कुछ कड़े कदम नहीं उठाएंगे तो अगली बार हमारे शहर को भी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको वैश्विक जल संकट के बारे में और हम इस वैश्विक जल संकट के खिलाफ लड़ाई में कैसे योगदान दे सकते हैं की जानकारी मिली होगी। तो आइए हम मिलकर इस जल संकट की समस्या से लड़ें। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि हम इसे एक जन आंदोलन बना सकें और जल संकट के खिलाफ इस युद्ध को जीत सकें। यदि आपके पास कोई अन्य नवीन विचार है जिसका उपयोग आप वर्तमान में इस जल संकट से निपटने के लिए कर रहे हैं तो कृपया हमारे साथ साझा करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस न करें। अच्छा, तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और पानी की प्रत्येक बूंद को बचाते रहें, क्योंकि हर बूंद मायने रखती है और यदि जल है तभी कल है।